हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरवी हिंदी के उन 100 क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको भी देख के आपको ज़रूरी जाना इसलिए है क्योंकि आरवी हिंदी या फिर कोई भी सब्सिडियो एलएनएम यूनिवर्सिटी करता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट भी करता है। और दूसरी बात, आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होंगे कि आप लोग 6 दिन अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं वो आप देख सकते हैं। और तीसरी बात इसमें यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने आपको 6 दिन में नहीं करवाया है, जैसे कि शुद्ध अशुद्ध या फिर वर्तनी वाले सवाल सब। तो यह है कि वहाँ पे आप जाके उसको भी आप देख सकते हैं, आपका साथ साथ ही क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि मैंने कल 6 लेक्चर में जो 5 टॉपिक बताए थे, तो उसके और क्वेश्चन 40 के अलावा और क्वेश्चन भी है जो कि आपका प्रीवियस ईयर के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर का उन सारे प्रीवियस ईयर को कवर कर दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका 2020 का और 2021 का। तो ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो 2020 का है, इसके बाद 2021 का आएगा और 2022 का मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, और इसमें देखिए परिभाषिक शब्द अनुवाद वाले क्वेश्चन आपको भेज दिए गए हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा और मतलब समझ के आपको क्या करना है, याद कर लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है। तो देखिए आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक, ये नहीं नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव होगा इसका आंसर। अब उसके बाद है वसंत की आगमनी के कवि है। तो वसंत की आगमनी में मैंने आपको 4 कवि के बारे में सबसे पहले दूसरे लेक्चर में बताया था, नागार्जुन के बारे में। तो आपको पता होगा कि नागार्जुन का सबसे पहला जो है, मतलब आप रचनाएं में से सबसे पहला देखिएगा तो वसंत की आगमनी ही होगा आपका लिखा हुआ आपके नोट्स में। तो आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, वसंत की आगमनी के कवि का नागार्जुन, मैंने बोला था आपको याद करने को। उसके बाद यहाँ पे कवि और कल्पना के कवि है। कवि और कल्पना के कवि कौन है, तो कवि और कल्पना के कवि है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती वाला अगर आप सेशन किए होंगे, मतलब पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें जो रचनाएं बताई थी तो उसमें कवि और कल्पना के कवि है धर्मवीर भारती, मैंने बताया था। अब यह दीप के कवि है, तो यह दीप किसके, यह दीप के कवि कौन है, तो अगय जी है। अब अगय जी मतलब अगय जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय इसका पूरा नाम है। तो अगय के बारे में मैंने एक ट्रिक से बताया था, सारे जितने भी उसके रचनाएं हैं। तो अगर आपको अगय वाला रचनाएं आपको याद होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपको याद ही होगा कि इसका क्या हो जाएगा, यह दीप मैंने उसमें बताया था आपको, है ना। अब देखिए उसमें क्या था, तो उसमें 2 ट्रिक मैंने बताया था, पहला गदर और दूसरा बोले थे कि द्वीप का इतिहास और वहाँ का सन्नाटा। तो द्वीप नाम से आप क्या समझ सकते हैं, यह द्वीप, तो आपका अगय जी का हो जाएगा। तो आपको ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था आपको याद करने को। अब है व्याल पर विजय के कवि है। तो व्याल पर विजय के कवि कौन है, तो व्याल पर विजय की कवि दिनकर जी है। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का जो मैंने सेशन किया था तो उसमें आपको बताया था व्याल पर विजय, उसकी रचनाएं में से ये भी एक इंपॉर्टेंट है, व्याल पर विजय। तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है और इसको आपको मैंने बताया भी था। अब निराला का पूरा नाम क्या है, तो निराला का मैंने बोला था ना कि आपको कि हर जितने भी यहाँ पे पोया जितने भी कवि है उसका पूरा नाम आपको याद रखना ही है, लेकिन उसका शॉर्ट नाम भी आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे निराला दे दिया गया है और निराला का पूरा नाम क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है या फिर कौन है, तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर में क्या बताया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही आंसर है, उसका शॉर्टकट में निराला बोला जाता है। अब चिंता के कवि कौन है, तो देखिए चिंता के कवि कौन है, तो आपका प्रसाद जी है, जो कि आपको मैंने बताया था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। चिंता के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। अब बात करें जाए तो तोड़ती पत्थर के कवि है। तो तोड़ती पत्थर का आपको डायरेक्टली पता होगा कि मैंने आपको बताया था जयशंकर, यहाँ निराला जी के बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसका जो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने बताया था ना, तोड़ती पत्थर के बारे में, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसका ट्रिक भी मैंने सबसे पहले आपको बताया था, क्या बताया था, तो देखिए सूर्यकांत जी का जो सबसे पहले जो आपका तोड़ती पत्थर का लिए बताया था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो ट्रिक था उसी में आपका हो जाएगा क्लियर। अब उसके बाद क्या है, तो ट्रिक वाला सेशन देखे होंगे तो आपका बन जाएगा ये। अब राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है, तो राम की शक्ति पूजा की कवि कौन हो है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि इसके कवि ना ही प्रसाद जी है, ना ही धर्मवीर भारती है और ना ही मुक्तिबोध है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, पूंजीवादी समाज के प्रति है, पूंजीवादी समाज के प्रति के कवि है। तो ये कौन होगा, ये भी मैंने आपको करवाया है, ये मुक्तिबोध का बी आंसर होगा, ये मुक्तिबोध। ठीक है,
अब उसके बाद बात की जाए मुक्तिबोध। अब देखिए मुक्तिबोध जी का नाम भी आप याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। और इसको मैंने आपको करवाया था ट्रिक से, जिसमें मैंने आपको बोला था क्या, ट्रिक में आपको बोला था कल्पना कीजिए चांद पर बबल्स का रोशनी जाएगा तो फिर चांद कैसा लगेगा, तो ये उसमें हो गया था, ठीक है। जिसमें से छठा मैंने आपको 2 याद करने के लिए दिया था, पूंजीवाद समाज के प्रति, जो कि आपको ट्रिक से नहीं याद करना था, आपको ऐसे ही याद करना था क्योंकि यह ट्रिक में नहीं आ रहा था, ठीक है। अब बात की जाए अगले में, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है, तो वो अगया जी होंगे, ये इसका सही आंसर है। अब शेफालिका की बात की जाए तो देखिए शेफालिका कवि में शेफालिका क्या है, तो ये एक फूल का नाम होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फूल। अब जो मार खा रोई नहीं किस कवि की पंक्ति है, तो ये किस कवि की पंक्ति है आपके, तो ये आपके निराला जो कि है, निराला जी की जो है उसमें की कविता में की पंक्ति है। अब होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन के पुरुषोत्तम नवीन कौन है, तो इसमें क्या है, स्वयं कवि खुद को संबोधन करते हुए बोलते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि निराला जी का जन्म कब हुआ था, निराला का जन्म कब हुआ था, तो कि इसका आंसर दिया गया है गलत, इसका आंसर सही है इनमें से कोई नहीं, तो उसका जन्म हुआ था 1899 में हुआ था, तो इसमें से कोई ऑप्शन 1899 है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो मैंने इसको बताया था आपको कब हुआ था, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा 1889 में हुआ था उनका। तोरती पत्थर का दृश्य कहाँ का है, तो देखिए उसमें इलाहाबाद के बारे में बात की जाती है, वहाँ के मजदूरों की बात की जाती है, तो इसलिए वो इसका आंसर हो जाएगा तोरती पत्थर। अब यहाँ पे देखिए कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, तो देखिए वहाँ के सर्वहारा का प्रतीक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वहारा का। अब यह दीप कविता में दीप का प्रतीक है, तो दीप यहाँ पर किसका प्रतीक होगा, यह दीप जो उसके कविता है तो उसमें किसका प्रतीक होगा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर व्यक्ति का प्रतीक है। अब दिनकर जी के गांव का नाम तो मैंने तो कल ही बताया था 50 मार्क्स वाली हिंदी में भी, और उसके बाद एक और हिंदी में क्या बोलते हैं, वहाँ पे आप लोग का रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अच्छे से बताया था, तो उसमें भी था। तो सिमरिया बेगूसराय में उनका जन्म हुआ था, उसके गाँव का नाम था। व्याल पे विजय कविता का प्रसंग है, तो इसका आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा कालिया दमन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेवक बन बैठा अपने ही घर में, ये किसकी पंक्ति है, किस उक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब ना ही भीष्म की, ना ही कुंती की, ना ही कर्ण की, किसी की भी युक्ति नहीं है। और ये आपका कौन से चैप्टर में दर्शाया गया, युधिष्ठिर की आत्मग्लानि में, तो ये उसका ही पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण क्या है, तो इसका आपका आंसर पता होगा कि महाभारत युद्ध का विध्वंस के कारण। अब इतिहास की हवा कविता है, तो इतिहास की हवा कविता है तो किसकी है, इतिहास की हवा अगर आपको याद होगा तो अगया जी की कविता है, जिसको मैंने ट्रिक से उसमें क्या किया था, कवर कर दिया था। और ये 6ठे नंबर की कविता है, जो 7 उसमें कविता बताया था ना, 8 उसमें से 8 रचनाएं बताए थे, उसमें ये 6ठे नंबर पर मैंने बताया था इसके बारे में, इतिहास की हवा के बारे में। अब नागा अर्जुन का मूल नाम क्या है, तो ये देखिए नागा अर्जुन के बारे में जब मैंने बताया तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ही था, किस कवि का नाम वैद्यनाथ मिश्र से भी जाना जाता है, तो वो नागा अर्जुन, तो ये पहला से ही आपका मिल जाता है। अब चांद का मुंह कविता की शैली है, तो देखिए फैंटेसी की शैली है, तो ये आपको याद रखना है। अब अंधकार के रचनाकार है, तो देखिए अंधकार के रचनाकार आपके क्या हो जाएंगे, धर्मवीर भारती, जो कि मैंने आपको धर्मवीर भारती वाले सेशन में आपको करवा दिया था, ठीक है। अब इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो इसमें से आपका कौन हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी प्रसाद जी। अब प्रगतिवादी कवि के प्रधानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सामाजिक यथार्थ की। अब प्रगतिवाद धारा समर्थन करती है, तो किसको समर्थन करती है, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कला को भी नहीं, कला के जीवन के लिए भी, और कला पलायन के लिए भी नहीं। अब तार सप्तक के संपादक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी तार। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, तो तार सप्तक का प्रकाशन कुछ नए क्वेश्चन है, तो उसको आपको याद रखना है, जैसे कि उसका आंसर हो जाएगा 1943 में। अब अभिलाषाओं की करवट किस कविता में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसू। अब चिंता कविता में चिंता का कारण है, तो इसका है जल प्रलय, ठीक है। अब सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार किस कविता में है, तो ये तोरती पत्थर में किया गया है। तो देखिए आप सारे पोएम को आप अच्छे से तो पढ़े नहीं होंगे, इसलिए आपको क्या करना होगा, इसी से समझना होगा। अगर सारे कविताएं जो है उसको पढ़े रहते तो आपका बन जाता वैसे भी, क्योंकि अंदर का भी सवाल पूछा जाता है। अब राम की शक्ति पूजा का आरंभ होता है, तो ये कब होता है, रवि हुआ अस्त से। अब उर्वशी के रचयिता कौन है, तो देखिए उर्वशी के रचयिता मैंने बताया था आपको दिनकर जी, उर्वशी के लिए उनको पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, जो कि मैंने कल भी बताया था एक सेशन में, और इसमें भी है उर्वशी के रचयिता दिनकर जी है, ये तो कंफर्म है, कल मैंने 50 वाले में कवर किया था। अब भीष्म के पश्चाताप का कारण क्या है, तो भीष्म के पश्चाताप का कारण क्या होता है, तो इसमें आंसर दिया गया है आपका न्याय का पक्ष न लेना।
अब अज्ञेय द्वारा चलाया गया वाद है, तो ये कौन सा वाद चलाया गया है, तो प्रयोगवाद। अब अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, वो 1911 में। अब नागार्जुन का गांव कौन है, तो ये आपका हो जाएगा तरौनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 42 नंबर में, जिसमें बताया गया कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल कब आरंभ हुआ, तो इसमें आंसर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आप याद रखिएगा कि 1850 में आपका क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। अब वे और तुम कविता का संबंध है, तो किससे संबंध है, तो मजदूरों से संबंध है। और सांझ के बादल में कल्पना की गई है, तो किससे की गई है, तो यह आपको सी से, नदी के गांव में। अब बरगद की किंतु सब पता था इतिहास पंक्ति है, तो ये किससे है, चांद के मुंह से। अब संक्षेपण वाला आते हैं, तो देखिए संक्षेपण वाले सवाल में मैंने 40 तो करवाया ही था उस सब के बारे में, लेकिन इस सब को भी आपको करके जाना है। जैसे संक्षेपण का अनिवार्य शर्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, संक्षिप्तता, संक्षिप्त में लिखना। अब संक्षेपण का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पल्लवन। अब संक्षेपण में शीर्षक का होना अनिवार्य है, तो बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि संक्षेपण में शीर्षक, पहली बात तो देखिए संक्षेपण लिखा जाता है तो 1/3 भाग लिखा जाता है, और उसके नीचे ठीक नीचे वहाँ पे शीर्षक भी लिखा जाता है और गिनती करके भी लिखा जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनिवार्य, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और संक्षेपण के आवश्यक गुण है, तो इसके आवश्यक गुण क्या होंगे, तो इसमें सरलता भी होनी चाहिए, संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, और भाषा में स्पष्टता भी होनी चाहिए। संक्षेपण का ये तीनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद पल्लवन का दूसरा नाम क्या है, तो आपका भाव विस्तारण हो जाएगा, जिसको आपको याद रखना होगा। अब पल्लवन का मूल अवतरण होना चाहिए, तो इसका क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा दोनों, चारों, यहाँ पे विरोध, यहाँ पे हो जाएगा सार्थक, भावोत्तेजक, और यहाँ पे विचारोत्तेजक, दोनों तीनों। और टिप्पण का प्रयोग होता है, तो कहाँ होता है, देखिए बाजार में तो होगा नहीं टिप्पण का प्रयोग, या फिर मेला में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यालय में होता है। अब शीघ्र कार्रवाई करे उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आपका आदेशात्मक टिप्पण का। अब पत्रों के वर्ग है, तो पत्रों के वर्ग कौन सा है, तो आपका इनमें से सभी, जैसे आधिकारिक, व्यावसायिक और सामाजिक, ये किसी सारे टाइप है पत्रों के, तो व्यावसायिक, सामाजिक और आधिकारिक तीनों पत्रों के वर्ग है। अब सामाजिक पत्राचार के उदाहरण है, तो सामाजिक पत्राचार के क्या उदाहरण होंगे, तो आलेखन भी है, अधिसूचना भी है, और कार्यालय आदेश भी है, तीनों है। अब प्रारूपण लिखे जाते हैं, तो कहाँ लिखे जाते हैं, लिपिक द्वारा, किसके द्वारा, कोई लिपिक होगा उसके द्वारा प्रारूपण लिखे जाएंगे, और उसको साइन कराना पड़ता है। अब सामाजिक पत्र के प्रेषक विभाग का क्या नाम रहता है, नाम रहता है, तो वो सबसे ऊपर बाईं ओर, सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम रहता है सबसे ऊपर में, और बाईं ओर लिखा जाता है। अब अनुवाद के प्रकार है, तो अनुवाद के प्रकार कौन होगा, शब्दानुवाद, आशु अनुवाद और भाव अनुवाद, तीनों हैं, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करी जाए तो अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है, तो देखिए अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है, तो आपका हो जाएगा विखंडन भी हो जाएगा, पाठन भी और संयोजन भी। अब प्रभाषिक शब्द के सामान्य विशेषता है, तो सामान्य विशेषता आपके क्या हो जाएगा, सबसे पहला इसका सामान्य विशेषता में आ जाएगा उच्चारण में सरल, संक्षिप्तता और असांकेतिकता। तो देखिए ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अब उसके बाद एक केंद्रीय, आपका यहाँ पे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1960 में हुई थी, आपको याद रखने हैं। परिभाषिक शब्दावली है, तो परिभाषिक शब्दावली कहाँ से होगी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका परिभाषिक शब्दकोश से। अब परिभाषिक शब्द है, तो परिभाषिक शब्द होते हैं, क्या होते हैं, तो आपका उपयुक्त दोनों में सामान्य शब्द भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं। कोई भी परिभाषिक शब्द होते हैं तो उसका सामान्य रूप लिखा जाता है और विशिष्ट रूप लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब उसके बाद है एक कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक है, तो ये इसका नाम वो सुने होंगे आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर होगा भोलानाथ तिवारी। अब उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोसरी ऑफ पैन इंडिया टर्म्स का प्रकाशन हुआ, तो कब हुआ, किसने किया, हरियाणा साहित्य अकादमी से। अब इसके बाद क्वेश्चन है परिभाषिक शब्दावली के संप्रदाय है, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। अब लोकवादी संप्रदाय के लोग शब्द निर्माण करते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जन प्रचलित शब्दों के योग से, ठीक है। अब पावर हाउस की परिभाषिक शब्द वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको मैंने आपको प्रोवाइड भी किया था। तो पावर हाउस के लिए क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, क्योंकि शक्ति घर भी कहते हैं और बिजली घर भी कहते हैं। अब उसके बाद इंटरिम की परिभाषिक से हिंदी है, तो इसका हो जाएगा अंतरिम, ठीक है। अब उसके बाद है बुल की परिभाषा, तो देखिए यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा सार, ठीक है। अब एजेंट की परिभाषिक हिंदी है, तो एजेंट की परिभाषिक हिंदी होता है दलाल भी होता है, और यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा आपकी अभिकर्ता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एग्रीमेंट की परिभाषिक हिंदी है, तो देखिए एग्रीमेंट का यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है, ये अनुबंध नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर
सी समझौता। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा की हिंदी है तो इसका सही है आपका संविदा। फिर यहाँ पे एक्सचेंज का गलत दिया गया है, तो इसमें गलत होता है इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो देख लिया कीजिए। तो अब क्या एक्सचेंज की परिभाषा की हिंदी क्या होगी, तो यहाँ पे बदलना नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अदला बदली, ठीक है। अब उसके बाद है इनवॉइस की परिभाषा की हिंदी है, तो इनवॉइस की परिभाषा की हिंदी क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का आपका डी, मतलब कि बीजक, और ये सही है। अब आँख का पर्यायवाची है, तो देखिए आँख वगैरह सबका पर्यायवाची मैंने कवर कर दिया, तो आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा, मतलब यहाँ चक्षु भी बोलते हैं और दृष्टि भी बोलते हैं, ठीक है। अब कमल का पर्यायवाची है, पर्याय है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों से, राजीव, जलज और कंज से, तीनों से। अब नदी का पर्याय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों, जैसे कि तटनी भी हो जाएगा और सरिता भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए तो आस्था का विलोम क्या हो जाएगा, तो आस्था के विलोम अनास्था, और हर्ष का विलोम आपका हो जाएगा दुख या फिर विषाद, ये दोनों आपका आंसर होगा। हर्ष का विलोम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ विषाद होगा, उसमें दुख भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर है तो एक में मार दीजिएगा, तो यहाँ पे दोनों आंसर सही है, ठीक है। अब विधवा का विलोम क्या होगा, तो देखिए विधवा को सधवा बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, विधवा जिसके पति मर गए रहते तो उसको विधवा बोला जाता है, और जिसकी पत्नी जो रहती है उसको बोलते हैं सधवा, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब भूत का विलोम क्या होगा, तो भूत का आपका भविष्य हो जाएगा, ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जिसके पास कुछ नहीं होता तो आपको क्या बोला जाए, जिसके पास कुछ नहीं होता तो उसको अकिंचन बोला जाता है, ऐसा नहीं समझ लीजिए गरीब, गरीब का मतलब अलग है, और जिसके पास कुछ नहीं होता उसको बोलते हैं अकिंचन। अब व्याकरण को जानने वाला को क्या कहते हैं, व्याकरण, इसको मैंने आपको सीधे सीधे पढ़ाया भी था और बताया भी था। अब जिसके हाथ में चक्र है क्या कहलाता है, तो वो चक्रपाणी कहलाते हैं ना, और चक्रपाणी किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा। अब आपका दर्शन हुआ का शुद्ध रूप क्या है, आपका दर्शन हुआ था, आपके दर्शन हुए, कोई आपका दर्शन हुआ तो हम उसको सम्मान में कैसे बोलेंगे, आपके दर्शन हुए, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आपके दर्शन हुए। उसके बाद है यह पुस्तक मेरा का शुद्ध रूप है, तो देखिए इस यहाँ पे है लिखा हुआ कि यह पुस्तक मेरा का शुद्ध रूप है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, यह पुस्तक मेरी है। अब कैसे पुस्तक को हम मेरा बोलेंगे कि हम मेरी बोलेंगे, तो वही तो है, या पुस्तक मेरी है, तो शुद्ध रूप वाले क्वेश्चन को कराना जरूरी नहीं है, आप लोग बस कर लीजिएगा इसी के माध्यम से, और वहाँ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। अब आपका भवदीय का शुद्ध रूप है, तो इसका आंसर होगा आपका। अब उसके बाद उज्ज्वल का सही रूप है, तो उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, तो उज्ज्वल यहाँ पे गलत तरीके से लिखे गए हैं, तो यहाँ पे उसको सही करना है जनरली, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। यहाँ पर उज्ज्वल लिखा हुआ है लेकिन उज्ज्वल, ये आपका सही हो जाएगा ए नंबर का। निरामिस का शुद्ध रूप है, तो निरामिस देखिए यहाँ पे ये वाला 100 वाला जो है ये आपका सही हो जाएगा निरामिस। अब उसके बाद अहर्ता का शुद्ध रूप क्या होता है, तो देखिए अहर्ता का आपका शुद्ध रूप यहाँ पे अहर्ता, ऐसे अड़हता ऐसे करना। अब इनमें से कौन अनेकार्थिक शब्द नहीं है, तो देखिए अनेकार्थक का मतलब होता है जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ हो, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा अनल, इसके बहुत सारे अर्थ है। इनमें से कौन अनेकार्थक शब्द है, तो इसमें आपका हो जाएगा अपराध, अपराध का कई सारे अर्थ है। अब रस के अर्थ क्या है, तो रस का क्या हो जाएगा आपका आनंद भी होता है, जैसे कि स्वाद भी होता है और जल भी होता है, तो रस का कई सारे अर्थ हो सकते हैं, इसलिए इसका रस का क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखिए रस का कई जगह यूज़ किया जाता है, जल का या फिर स्वाद के तरीके से या फिर आपका आनंद के तरीके से, तो इसलिए इसका आंसर सही आंसर वही हो जाएगा। अब यहाँ पे 95 नंबर में है कि नग के अर्थ है, तो इसका नग का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा नगीना, और यहाँ पे ये पर्वत भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों आपका नग का अर्थ हो जाएगा। तो अब 96 नंबर में लिखा गया है हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका आंसर तो होता है वैसे कि बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष को परिमाण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको मैंने कवर करवाया था, तो काला अक्षर भैंस बराबर का क्या हो जाएगा, काले अक्षर भैंस बराबर का आपका सही आंसर मैंने आपको करवाया ही था आपके आंसर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूरी तरीके से पूर्ण निरक्षर, मतलब जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो। अब अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसको भी मैंने आपको करवाया था, मतलब जैसी राजा हो वैसी प्रजा हो। आम का आम गुठली का दाम, इसको भी मैंने करवाया था कि दुगुना लाभ, जब बहुत लाभ होता है तो आम का आम और गुठली का दाम। और खोदा पहाड़ निकली चोहिया का क्या अर्थ होगा, तो मतलब किसी को आशा रहती है बहुत सारी मिलने को लेकिन उसको मिलता है तुच्छ फल, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चारों को मैंने करवा दिया था, इन सबको 1-2 बार देखना होगा तो देख लीजिएगा, और इसका जो PDF है मैं आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, और कोई लोग नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस सबको करके जाइएगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन है जो आपके रिपीट होंगे, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते उसको आपको याद करके जाना है, और जो क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो उसके लिए तो कोई चिंता नहीं है। तो इसी के साथ मस्त रहे, व्यस्त रहे, इसके मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अगले
प्रीवियस ईयर की बात करेंगे।